जहांगीर तरीन से मुताल्लिक शुगर स्कैंडल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है जिसमें तहरीक इंसाफ का एक ग्रुप एक दावा कर रहा है और दूसरा ग्रुप एक दूसरा दावा कर रहा है और दोनों एक दूसरे को गलत कह रहे हैं। तरीन ग्रुप यह दावा कर रहा है कि सेनेटर अली जफर ने अपनी रिपोर्ट में जहांगीर तरीन को क्लीन चिट दे दी है और दूसरी तरफ से इसकी तरदीद की जा रही है। मगर तरीन ग्रुप न सिर्फ अपने दावे पर कायम है बल्कि हल्फ उठाकर अपनी बात साबित करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी जानिब यह खबर सामने आई है कि तरीन ग्रुप के बाद तहरीक इंसाफ पंजाब में एक और ग्रुप बन गया है। पीटीआई तरीन ग्रुप के रहनुमा राजा रियाज ने आज प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर अली जफर के रिपोर्ट के हवाले से बताया कि उन्होंने रिपोर्ट दी है कि जहांगीर तरीन नीट एंड क्लीन है। पार्टी में साजिशी अनासिर को रिपोर्ट के बाद शर्मिंदगी हुई है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अली जफर साहब ने ये रिपोर्ट दे दी है कि जहांगीर तरीन साहब बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बेगुनाह है। जहांगीर तरीन साहब बेगुनाह हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है और पार्टी के अंदर बैठे लोग कुछ उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वो साजिशी अनासर जो थे उनको भी अब शर्मिंदगी हुई है, वो भी शर्मिंदा फिर रहे हैं और शर्मिंदा बयानबाजी कर रहे हैं। अपने ओहदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। हम तरीके इंसाफ के अंदर हैं, हम पीटीआई का हिस्सा हैं, कहीं नहीं जा रहे, इंशाल्लाह पीटीआई में रहेंगे। इसके बाद राजा रियाज ने साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन के प्रोग्राम में बताया कि अली जफर ने गुज़िश्ता रोज जहांगीर तरीन और शहजाद अकबर से मुलाकात की और कहा कि जहांगीर तरीन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। कल अली जफर साहब ने शहजाद अकबर साहब और जहांगीर तरीन साहब की मौजूदगी में ये बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि जहांगीर तरीन नीट एंड क्लीन है। इस्लामाबाद में ये मुलाकात हुई। इस्लामाबाद जहांगीर तरीन साहब के घर या किसी और के घर? किसी और जगह पे हुई है ये मुलाकात। किसी घर में ये मुलाकात हुई। जहांगीर तरीन साहब का घर नहीं था लेकिन किसी और का घर। रात जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें जहांगीर तरीन साहब ने मुझे ये बात बताई थी। ये बात खुद दावा किया गया उनकी तरफ से कि जहांगीर तरीन ने बताई है। फिर कुछ ही देर बाद काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में सेनेटर अली जफर ने मुलाकात की तरदीद कर दी, लेकिन राजा रियाज ने कहा कि वो हल्फिया ये बात कह रहे हैं कि अली जफर की कल रात जहांगीर तरीन और शहजाद अकबर से मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के घर में कल मीटिंग हुई है जिसमें आप भी थे, तरीन साहब भी थे और शहजाद अकबर साहब भी थे। देखिए सर, अब वो मैं आई गेस मैं इसको नहीं कर सकता हूँ आपके सामने। मीटिंग में जहांगीर तरीन साहब भी थे, शहजाद अकबर साहब भी थे, अली जफर साहब भी थे। मैं पूरे वसूख के साथ हल्फन कह रहा हूं कि मीटिंग हुई है और मीटिंग में अली जफर साहब ने क्लीन चिट दी है जहांगीर तरीन साहब को। इसके अलावा अली जफर ने तरदीद की कि तमाम खबरें इस हवाले से गलत हैं। मैंने तो अभी अपनी रिपोर्ट जमा ही नहीं कराई है, मुरत्तिब ही नहीं की है, मैंने अभी तक क्लीन चिट नहीं दी है। इस हवाले से आज वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने भी ट्वीट की और लिखा कि मीडिया पर आने वाली खबरों और बयानात के बरखिलाफ जहांगीर तरीन से कोई मुलाकात नहीं हुई है। बैरिस्टर अली जफर पहले ही FIA के ज़ेर तफ्तीश मामले पर उनसे मंसूब की जाने वाली किसी भी रिपोर्ट से इनकार कर चुके हैं। मुजरिमाना तफ्तीशी एजेंसियों का ही दायरा इख्तियार है। PTI हुकूमती इदारों की आज़ादी, कानून की हुक्मरानी और एहतसाब पर यकीन रखती है। एहतसाब और इंसाफ से वज़ीर आज़म इमरान खान की वाबस्तगी किसी शक व शुबे से बालातर है। मगर दिलचस्प बात यह है कि एक और मुलाकात की खबरें भी गर्म हैं द न्यूज़ में शाया होने वाली। उमर चीमा की खबर के मुताबिक सेनेटर अली जफर अपनी तहकीकात के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जहांगीर तरीन के साथ सरकारी एजेंसियां नाइंसाफी कर रही हैं। ये एक ऐसा नतीजा है जिससे वज़ीर आज़म कैंप इत्तफाक नहीं करता। अली जफर ने अपनी तहकीकात के नताइज इस इजलास में पेश किए जिसकी सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान ने की। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर भी इजलास में शरीक थे। अली जफर का कहना था कि जहांगीर तरीन के खिलाफ इल्जामात ठोस नहीं और उन्हें और उनके बेटे को पर्चे काट कर मजीद निशाना बनाया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक अली जफर के नताइज से इत्तफाक नहीं किया गया और शहजाद अकबर से कहा गया कि FIA की कार्रवाई के दिफा में हक़ाइक़ पेश करें। इस सूरत हाल में अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने दोनों के दरमियान अंपायर के फ़राइज़ अंजाम दिए। दोनों फरीकों का मौक़िफ़ सुनने के बाद अटॉर्नी जनरल ने शहजाद अकबर के हक़ में वोट दिया और कहा कि जहांगीर तरीन के खिलाफ होने वाली कार्रवाई शफ़ाफ़ है। उन्होंने एक और सहाफ़ी को बताया कि वो इस मामले में रेफरी हैं और जो कुछ फैसला अली जफर करेंगे इसे उनकी मंजूरी दरकार होगी। इस मामले पर वो अली जफर के नताइज से इत्तफाक नहीं करते, इसलिए गालिब इम्कान है कि रिपोर्ट को हतमी शक्ल ही नहीं दी जा सकेगी। खबर के मुताबिक जहांगीर तरीन समझते हैं
कि अली जफर की रिपोर्ट ही उनके लिए उम्मीद की आखिरी किरण है। वो चाहते हैं कि रिपोर्ट में भले कोई नतीजा अखज़ ना किया गया हो, लेकिन उसे जारी जरूर किया जाना चाहिए। ऐसा करने से हुकूमत की जहांगीर तरीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों को नुकसान पहुंचेगा। दूसरी जानिब हुकूमती ओहदेदार समझते हैं कि अली जफर की रिपोर्ट जारी की तो हुकूमत के करप्शन के खात्मे के दावे को नुकसान होगा। न सिर्फ जहांगीर तरीन बल्कि वो तमाम अफराद जिन्हें इमरान खान की निगरानी में मुख्तलिफ इल्जामात का सामना है, वो सब बरी जिम्मा हो जाएंगे। खबर के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म ने खुलकर अपनी राय का इजहार किया और कहा कि तरीन ने हुकूमत के इब्तिदाई दिनों में असर वसूख इस्तेमाल किया। तरीन की नाअहली के बावजूद उन्होंने जहांगीर तरीन की सिफारिश पर कई हाई प्रोफाइल तकर्रियाँ की। खुद उन्हें ज़रूरी टास्क फोर्स का चेयरमैन बनाया गया। वज़ीर आज़म ने निशाना बनाए जाने के इल्ज़ामात से मुताल्लिक कहा कि दूसरे मुल्ज़िमान भी इसलिए गिरफ्तार नहीं हो रहे क्योंकि जहांगीर तरीन को गिरफ्तार इस केस में नहीं किया गया। हमने शहजाद अकबर और सेनेटर अली जफर से बार बार प्रोग्राम में आने की दरख्वास्त की, मगर कोई तैयार नहीं हुआ। हम मज़ीद बात करते हैं तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा से। उमर चीमा साहब बहुत शुक्रिया। उमर चीमा साहब, आपकी खबर में एक मुलाकात की खबर है आपकी रिपोर्ट में, और एक और मुलाकात की बात कर दी राजा रियाज ने, उसका मुसलसल डिनायल आ रहा है। ये जो आप वाली मुलाकात है, क्योंकि अली जफर साहब तो कह रहे हैं मैंने भी रिपोर्ट बनाई नहीं है तो क्लीन चिट कैसे होगी। आप समझते हैं और आप अपनी खबर पर कायम है कि ये मुलाकात हुई है, ये रिपोर्ट भी आई है और ये सारे के सारे मामलात हैं? शाहजेब, मैं तो अली जफर साहब से तकरीबन 2 दिन से राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने और 1-2 दफ़ा उन्होंने वादा भी किया कि वो किसी जगह पर मसरूफ थे। उन्होंने कहा कि मैं फारग होकर आपसे बात करता हूँ। तो मैंने फिर अपनी इंटेंशन जाहिर करने के लिए कि सवाल क्या है, मैंने उनको सवाल भी भेज दिए कि मेरे ये सवालात हैं। इसी तरह मैंने बैरिस्टर शहजाद जो हैं इनको भी सवालात भेजे और उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब मैंने अपने लेवल पे जो 3-4 जगहों से कंफर्म किया है, एक मुलाकात तो है इनकी कोई 1 से ज्यादा हुई है, मैंने एक मुलाकात का हवाला दिया है। ये जो राजा रियाज साहब बात कर रहे हैं इसका मुझे नहीं आइडिया कि ये हुई है या नहीं हुई है, इसके बारे में वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन एक मुलाकात जिसका मैंने जिक्र किया, उसके बाद भी अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में 1-2 और मुलाकातें भी हुई इसी जिमन में। जहां तक वो रिपोर्ट की बात करते हैं, उनकी बात दुरुस्त है। यानी आप ये देखें ना कि अगर आपको पता हो कि आपके बास की जो ओवरऑल एक आपको वाइब्स मिल रही होती है जी कि वो किस तरह का, यानी कि उनकी एक ओपिनियन ऑलरेडी इमरान खान साहब की भी एक ओपिनियन मौजूद है कि केसेस के हवाले से या दूसरों की भी और जहांगीर तरीन खान की, तो उस बारे में जब आप एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग इस तरह से डेवलप होती है कि जिसमें जहांगीर तरीन के साथ किसी तरह से कोई अनफेयर प्ले हो रहा है, तो वो इस तरह की रिपोर्ट बनाने से पहले उन्होंने जो उसके अपनी जो की फाइंडिंग्स थी वो शेयर की। यानी कि उनका शायद, ये मैं अब तशरीह कर रहा हूँ यानी कि अपने लेवल पे, कि शायद उनका मकसद हो जी कि मेरी तो यही अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप कहते हैं तो मैं रिपोर्ट बना देता हूँ। अब ये है कि जब इस चीज से उनकी जो फाइंडिंग्स हैं उनसे अटॉर्नी जनरल भी डिसएग्री कर रहे हैं, शहजाद अकबर जो है वो ऑलरेडी इस मामले में पार्टी है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी समझते हैं कि जो है यानी कि ऐसा नहीं है, शहजाद अकबर दुरुस्त हैं। तो इस सूरत में मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ये रिपोर्ट कभी नाम वो जमा कराएं, और अगर वो जमा कराते हैं तो शायद मंजर आम पर ना आ पाए, क्योंकि इसमें क्या गवर्नमेंट ये तासर देने की कोशिश करेगी कि हमने जो केस बनाया था वो गलत है। तो ये सारे अमल में, और राजा रियाज साहब जो हैं ये जो बातें कर रहे हैं, इससे मुझे यही तासर मिल रहा है कि रिपोर्ट का मामला पीछे रह गया। अब यही है कि रिपोर्ट में क्या था उसके बारे में वो एक बताना चाह रहे हैं कि यानी उसकी अली जफर की क्या फाइंडिंग्स हैं। बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इसके अलावा ज़राए के मुताबिक तरीन ग्रुप के बाद तहरीक इंसाफ का एक और ग्रुप भी हरकत में आ गया है। ग्रुप के 15 से ज़ायद अरकान पंजाब असेंबली गुज़िश्ता रात लाहौर में इशाइये पर जमा हुए। MPA मलिक गजनफर अब्बास छीना ने हम ख्याल अरकान के एजाज़ में इशाइया दिया, जिसमें हम ख्याल ग्रुप के लिए तरक्याती स्कीमें शामिल न करने पर शिकवे शिकायत सामने आई और ग्रुप ने वज़ीर आला पंजाब के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। ज़राए के मुताबिक इशाइये में पंजाब असेंबली के 14 अरकान शरीक हुए, यानी हुकूमती जमात में एक के बाद एक ग्रुप सामने आ रहा है, जबकि हुकूमती वज़रा बार बार ये दावे करते रहे कि अपोजिशन तकसीम हो चुकी है, ख़ासतौर पर नून लीग तकसीम होगी। शेख रशीद बार बार कहते रहे कि नून लीग में से शीन लीग ज़रूर निकलेंगे। अगर 10 सितंबर को नवाज शरीफ साहब तशरीफ ले आते हैं तो फिर नून लीग इकट्ठी रह सकती है।
वरना नून में से शीन ज़रूर निकलेगी। मैं ये पहले 2 हफ्तों से कह रहा हूँ, नून से शीन लीग अलग होगी। मैं शहबाज को उनके साथ चलता नहीं देख रहा। साल के आखिर तक शीन और नून वाले अलग होंगे। मैं नहीं देख रहा दोनों ग्रुप जो हैं एक जगह पे रहें। मुझे तो रात का शक पड़ रहा है कि नून और शी में से कोई तोय ही ना निकल आए, कोई तोता लीग ना निकल आए। नून लीग में ठूट फूट ना सही, इख्तलाफात की खबरें ज़रूर सामने आ रही हैं, और वो ये कि मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ में हिकमत अमली पर इख्तलाफात हैं। पीपल्स पार्टी भी बार बार इस तरफ इशारा कर रही है कि नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने जेल से रिहाई के बाद पीडीएम को यकजा करने की कोशिश की थी, लेकिन मरीम नवाज और शाहिद खान अब्बासी ने वादे तौर पर कहा है कि पीपल्स पार्टी के वजाहत देने तक उसकी पीडीएम में वापसी मुमकिन नहीं है। इस पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने रद्द-ए-अमल देते हुए आज कहा कि मैंने पीडीएम के शो कॉज नोटिस को फाड़ा है और हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। शहबाज शरीफ नून लीग के सदर हैं, वो जो कहेंगे हम उसी को नून लीग की पॉलिसी समझेंगे और इसी तरीके से अपनी सियासत करेंगे। जहाँ तक पीडीएम की बात है, मैंने उस शो कॉज नोटिस को फाड़ा है। मेरा मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आया है। ना हम मरियम शरीफ साहिबा को जवाब दे है, ना हम मियाँ साहब को जवाब दे हैं। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को जवाब दे हैं। तो सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ साहब है, तो जो शहबाज शरीफ साहब कहेगा हम उसको और उसका बयानिया को और उसका मौक़िफ़ को मुस्लिम लीग की पॉलिसी समझेंगे और उस तरीके से अपनी सियासत करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, खबरें भी हैं कि इख्तलाफात अपनी जगह पर नून लीग के अंदर हैं, आपके धड़े नहीं हुए जैसा कहा जाता था, मगर इख्तलाफात हैं शहबाज शरीफ साहब के रिहा होने के बाद, और बार बार पीपल्स पार्टी भी उसी तरफ इशारा कर रही है कि जी ये जो नून लीग पाकिस्तान है वो तो चाहती है, मगर नून लीग लंदन और मरियम नवाज ग्रुप, शाहिद खान अब्बासी ग्रुप जो है वो कुछ और चाहता है। और आज तो बिलावल ने कह दिया कि जो शहबाज शरीफ कहेंगे हम उसे नून लीग की पॉलिसी मानेंगे। क्या वाकई ऐसा है कि रिहा होने के बाद शहबाज शरीफ साहब को ये शिकायत है और वो ये शिकायत नवाज शरीफ साहब तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि भाई अगर पार्टी मैंने चलानी है, पॉलिसी मैंने बनानी है, तो फिर एक ही तरफ से पॉलिसी आनी चाहिए, मरियम नवाज ग्रुप को और मरियम नवाज को खामोश होना चाहिए? शाहजेब कोई कुछ भी कहे, PMLN में कोई धड़े, कोई ग्रुपिंग नहीं है और ना ही कोई इख्तलाफ है। हाँ, इख्तलाफ राय है मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर। पार्टी ख़ुद जो है वो जब भी मीटिंग होती है और क़यादत मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब मौजूद हों, मियाँ शहबाज शरीफ साहब मौजूद हों, तो वो ख़ुद इस बात की दावत देते हैं कि ये इश्यूज़ हैं, इनके ऊपर आप अपनी राय का इजहार करें, तो फिर वहाँ पे इख्तलाफी नुक्ता नज़र जो है वो सामने आता है और उसके बाद एक पार्टी डिसीजन हो जाता है। ये बात जो आप मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मंसूब कर रहे हैं, ये बात तो उन्होंने पिछले 40 साल में नहीं की। ऐसा मगर पिछले 40 साल में मरियम नवाज साहिबा नहीं थी, पिछले 40 साल में उनके बड़े भाई थे। अब मरियम नवाज साहिबा हैं और नज़र आ रहा है कि जो बात वो नहीं कहते, शहबाज शरीफ साहब नहीं कह रहे पीपल्स पार्टी के हवाले से, वो बात जो मरियम नवाज साहिबा बाकायदा तौर पर आके कह देती हैं कि जी पीपल्स पार्टी को शो कॉज का तो जवाब देना ही पड़ेगा। तो ये पॉलिसी का इख्तलाफ नहीं है, वरना शहबाज शरीफ साहब आके खुद कह दें, ट्वीट कर रहे हैं, वो कर दें कि जी मेरी तो ये है पीपल्स पार्टी के हवाले से पॉलिसी। मरियम शाहजेब, मरियम नवाज जो है वो एक लफ्ज़ भी पार्टी क़यादत से या पार्टी से बाहर नहीं है। जहाँ तक उनका ये कहना कि पीपल्स पार्टी को शोकाज नोटिस जो है उसका जवाब देना चाहिए, ये कोई शोकाज नोटिस शाहिद अब्बासी साहब ने तो जारी नहीं किया, ये शोकाज नोटिस PMLN ने जारी तो नहीं किया। ये शोकाज नोटिस जो है ये PDM की सरबराही मीटिंग में होने वाले फैसले की बुनियाद पे जो है वो जारी किया गया। अगर कल को PDM जो है वो सरबराही मीटिंग 8 जमातों के सरबराह जो है वो अक्सरियत से कहते हैं कि जी नोटिस को वापस ले लें, वापस ले लें। अगर वो इस बात को कहते हैं कि जो इस वक्त तक पोजीशन है कि शोकाज नोटिस का जवाब आना चाहिए, तो फिर जवाब जो है वो आना चाहिए। सब यही डर था आपके मरियम नवाज साहिबा के ग्रुप को, जिसकी वजह से कि शहबाज शरीफ साहब कहीं ले ना आए पीपल्स पार्टी को बगैर शो कॉज के जवाब के और एम्बैरेसिंग सिचुएशन ना हो जाए, इसलिए पब्लिकली आगे बयान दे दिए गए? नहीं, देखें, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी के अंदर अपनी राय का इजहार जो है वो कर सकते हैं, लेकिन ये फ़ैसला जो है कि PDM के अंदर लेके आना है पीपल्स पार्टी को या नहीं लेके आना, ये फ़ैसला तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने नहीं करना, ये फ़ैसला तो PMLN ने नहीं करना, ये फ़ैसला तो PDM की सरबराही मीटिंग में करना है। वहाँ पे 8 जमातें बैठी हैं, 7 जमातें जो फ़ैसला कर लें और पीपल्स पार्टी को ले आए वो।
अव्वल तो अगर अक्सरियत की राय ये होगी तो PMLN जो है वो उससे इख्तलाफ नहीं करेगी। मामला ये है कि जो एक क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है, उस क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस को ब्रिज किया जाना चाहिए। अगर वो ब्रिज नहीं होता तो फिर मैं समझता हूँ, ज़ाती तौर पे ये कोई पार्टी के हवाले से मैं बात नहीं कर रहा, कि फिर ठीक है, पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, एक सियासी जमात है, वो इशू बेसिस के ऊपर जो है वो PDM से या PMLN से जो है वो अपना अपोजिशन में इत्तफाक कर सकती है, इकट्ठे मिलके जो है वो बात हो सकती है, जदोजहद हो सकती है। ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ PDM में रह के ही मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो मगर राज साहब क्या इस बात पर बहरहाल इख्तिलाफ है कि शहबाज शरीफ साहब एक तो वैसे भी मुफाहमत पर यकीन रखते हैं, मगर उन्हें, उनके ग्रुप को भी और उन्हें इस बात पर वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि ये पार्टी के लोग थक गए हैं, हम जो इदारों के साथ कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स लेके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए मरीम नवाज का खामोश होना ज़रूरी है और सिर्फ मेरा पॉलिसी को आगे लेकर चलना ज़रूरी है। और वो नवाज शरीफ साहब को भी ये समझाना चाहते हैं कि वरना पार्टी अभी तक तो नहीं टूटी है, मगर पार्टी में हिम्मत नहीं रही है मजीद लड़ने की, टूट जाएगी। इसलिए अगले इलेक्शन को जीतने पर हमारा फोकस होना चाहिए, ना कि बयानिए और कन्फ्रंटेशन पे। शाहजेब, ये बात बुनियादी तौर पे सिरे से ही गलत है। कहाँ पार्टी थक गई है? जिन लोगों ने जेलें काटी हैं वो तो थके नहीं हैं, जिन लोगों के ऊपर केसेस बने हैं, झूठे रेफरेंसेस बने हैं, वो तो थके नहीं है, तो फिर थक कौन गए हैं? ये बिल्कुल कोई ऐसी जो है वो बात नहीं है। और फिर आप मुझे ये बताएं कि कौन सी महाजराई जो है वो PMLN कर रही है? PMLN ये कह रही है कि इस कौम को, इस मुल्क को फ्री फेयर इलेक्शन दिए जाएं, ये महाजराई है। मगर ये डर तो बहरहाल है कि ये जो है ये अपना जो है ये महाजराई है। ये कौन सी महाजराई है? आपके बयानी अगर हम जमहूरी कदरों की पासदारी की बात कर रहे हैं तो ये कौन सी महाजराई हम कर रहे हैं? आपके बयानी के सही या गलत होने पर नहीं सवाल उठा रहा हूं मैं, तो वो जो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज है उस पर सवाल उठाते हुए ये कह रहा हूं कि क्या ये डर नहीं है शहबाज शरीफ साहब के ग्रुप को कि भाई अगले इलेक्शन में भी फिर लोग हमें छोड़ के जाएंगे कि इनका टिकट कैसे लें, इनके साथ जीतना अभी भी मुमकिन नहीं होगा? नहीं, देखें, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप जो है वो तो ये आप जो है वो बात कर रहे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं। कभी सदर का भी कोई ग्रुप होता है, सदर की तो पूरी जमात होती है। तो पूरी जमात ठीक है, उन्हीं की है, मरीम नवाज साहिबा भी उन्हीं के मौक़िफ़ पर चलेंगी। देखें, मौक़िफ़ जो है, जो पॉलिसी स्टेटमेंट है वो हमेशा कायद से आता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ हैं, बयानिया उनकी तरफ से होगा, पॉलिसी उनकी तरफ से होगी। हाँ, उस बयानिए और पॉलिसी को फाइनल करने से पहले वो मियाँ शहबाज शरीफ समेत हर बंदे से मशवरा कर सकते हैं, करते हैं, और सबसे ज़्यादा मशवरा जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब से ही करते हैं। लेकिन जो फिर बयानिया उनका होगा उसके ऊपर हम सब पहरा देंगे। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये पिछले 30-35 साल गवाह हैं कि उन्होंने हम सब से ज़्यादा जो है वो उसके ऊपर जो है वो पहरा दिया है। और उसकी अभी तो ये यानी कल की बात है कि वो 1 साल जेल काट के बाहर आए हैं। उनका बेटा हमजा शहबाज सिर्फ 2 साल जेल काट के आया है। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर है, उस पर तफसील से बात करेंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर से वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत आमने सामने आ गए हैं, मगर इस बार मसला लॉ एंड ऑर्डर से मुताल्लिक है। सिंध में गुज़िश्ता कई दिनों से शिकारपुर में कच्चे के इलाके में डाकुओं और सिंध पुलिस के दरमियान मुकाबला जारी है। पुलिस के मुताबिक कच्चे के इलाके में डाकुओं ने सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से कई लोगों को अगवा किया, जिनकी बाजियाबी के लिए सिंध पुलिस ने ऑपरेशन किया। मगर सिंध पुलिस के ऑपरेशन के दौरान ही पुलिस की तैयारी और इलाके में डाकुओं की बालादस्ती अयां हो गई। 3 दिन पहले डाकुओं ने सिंध पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर हमला किया, जदीद असलहे से हमला किया और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का इस्तेमाल किया गया, रॉकेट का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 2 पुलिस एहलकार और एक फोटोग्राफर की शहादत हुई। अहम बात यह है कि पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर जब हमला हो रहा था तो उस वक्त बैकअप पर कोई पुलिस फोर्स मौजूद नहीं थी। नतीजतन बख्तरबंद गाड़ी में मौजूद एक पुलिस एहलकार सज्जाद चांडियों ने बख्तरबंद गाड़ी के अंदर से वीडियो रिकॉर्ड की और पुलिस के ग्रुप में भेज दी। इस वीडियो में पुलिस एहलकार पुलिस हुक्काम से जान बचाने की अपील करते हुए दिखाई दिए, अपने साथियों की लाशें भी दिखाई और कहा कि ये उनकी आखिरी वीडियो है। जिसके बाद पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर सज्जाद चांडियों समेत दीगर पुलिस अफसरान को रेस्क्यू किया, मगर डाकू जश्न मनाते नजर आए।
बख्तरबंद गाड़ी पर चढ़कर फायरिंग की और अपनी ताकत का मुजाहरा किया। कल ये पेशरफ सामने आई कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर दाखिला शेख रशीद को सिंध का दौरा करने की हिदायत की और कहा कि वो इदारों से मिलकर हिकमत अमली बनाएं और रिपोर्ट जमा करवाएं। और आज शेख रशीद कराची पहुंचे और मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल वो मुख्तलिफ इदारों और गवर्नर सिंध से मिलेंगे और वज़ीर आज़म को वही रिपोर्ट देंगे जो हक़ाइक़ पर मबनी होगी। मुराद शाह साहब से मेरी ज़ाती बात हुई थी तो नाश्ते के बाद मैंने कहा नहीं 10 बजे मीटिंग रख लें क्योंकि 3-4 मीटिंग है। ये कहना कि मैं गैर ज़िम्मेदार हूँ, मैं 15वीं वजारत कर रहा हूँ। मुराद अली शाह साहब का मेरे लिए एहतराम है, लेकिन बात वही करूँगा, वही रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को सबमिट करूँगा जो हक़ाइक़ पे मबनी है। जब से मैंने होश संभाला है यहाँ सारे डाकू बाहर से ही आते हैं। जो मुराद अली शाह साहब कहेंगे उनके साथ लॉ एंड ऑर्डर के मसले में सारे सिंध को साफ करेंगे, अमन का गहवारा बनाएंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सुबह ही मसला है। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे हुक्म दिया है असद उमर और गवर्नर सिंध साहब के कहने पे कि मैं कराची जाऊं और प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करूं। क्या मामला है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह। नासिर हुसैन शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब, वजीर दाखिला सिंध आए हैं, अभी कुछ देर पहले उनकी डीजी रेंजर से मुलाकात भी हुई है, कल भी उनकी मुलाकातें होंगी। ऑपरेशन आप लोगों ने शुरू किया, कुछ दिन पहले वाज़ेह तौर पर नज़र आया कि पुलिस की उस तरीके से तैयारी नहीं थी, पुलिस डाकुओं के रहमो करम पर नजर आई। इतना बड़ा एरिया है जिस पर डाकुओं ने कब्जा किया हुआ है, लोगों को अगवा करते हैं, वहाँ लेकर जाते हैं, खुद वज़ीर आला कह रहे हैं कि ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आप तो इस एरिया से वाकिफ भी हैं, क्यों इतना मजबूत होने दिया गया कि पुलिस को भी इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आवाम को भी? जाहिर है कुछ ये थे इशूज, लेकिन बहुत ज्यादा जो पूरे सूबे में ही बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल है। ये एक एरिया जो है ये बलूचिस्तान के बॉर्डर भी लगता है और कच्चे 3-4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं आपस में मिले हुए हैं, तो एक आमाजगा सी बनी हुई थी। कुछ अरसे से ये शिकायत आ रही थी वहाँ से। मुकम्मल तौर पर वहाँ पे ऑपरेशन शुरू है। इस वक्त भी 8 के करीब जो है वो डाकू जो है वो मारे गए हैं और जो मगवी हैं वो भी बाजियाब हुए हैं। तो ऑपरेशन शुरू है और आज सीएम साहब खुद भी वहाँ पे गए थे। साहब, सीएम साहब गए, अब दो मसाइल हैं इसमें। एक तो 1.5 लाख एकड़ का एरिया, दूसरा उनके पास असलहा बड़ा जदीद कहा जाता है कि जी एंटी एयरक्राफ्ट गन तक उनके पास मौजूद है। तो पुलिस को जब आप इस ऑपरेशन में डाल रहे हैं और नए वादे के साथ डाल रहे हैं, तो उनको क्या बेहतर असलहे के साथ और बेहतर हिकमत अमली के साथ डाल रहे हैं? क्योंकि पुलिस का बड़ा नुकसान हुआ है, ये बड़े डिमोरलाइजिंग है जो कुछ उनके साथ हुआ वहाँ। देखें, हमारे पुलिस के मॉरल जो है वो डिमोरलाइज नहीं है, वो उनके बहुत बुलंद हैं और हमारी सिंध पुलिस ने बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं। इसी वजह से ये अमन कायम हुआ पूरे सूबे में और अब उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट दी गई है। हमने SU के जो हमारे ट्रेन जो है वो लोग भी वहाँ भेजे हैं, शार्प शूटर्स वहाँ पे भेजे हैं और मुकम्मल तौर पर सपोर्ट है उनको। और इंशाल्लाह मैं आपके तवस्सुत से ये सबको यकीन दिलाता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा और ये जो इस तरह के बदमाश और जालिम लोग हैं इनको कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। और क्या मुस्तकिल बुनियादों पर, क्योंकि ये नज़र आया है कि ऑपरेशन होता है, कुछ टाइम के लिए ये लोग अपनी एक्टिविटीज़ कम करते हैं और उसके बाद दोबारा मजबूत से मजबूत तर होते चले जाते हैं और फिर शहरियों से पुलिस को नुकसान पहुंचना शुरू होता है, फिर मीडिया पर बात आती है, फिर कार्रवाई होती है। तो कोई मुस्तकिल बुनियादों पर ये ऑपरेशन आप करने जा रहे हैं? कुल मुस्तकिल बुनियादों पे भी होगा और अगर आप माजी में थोड़ा चले जाएं तो वहाँ पे बहुत ज्यादा अबतर हालात थे। 2008 से पहले भी या उसके बाद भी बड़ा इशू था वहाँ पे और जितने भी ये इलाके हैं हमारे फॉरेस्ट के या जिसको कच्चा कहा जाता है, कच्चों के इलाके, वहाँ पे बहुत गिरोह थे और उनको सबको सिंध पुलिस ने ही बड़ी जवामर्दी से उधर ऑपरेशन किए और इन सब का वहां से खात्मा किया। और उस वक्त भी बहुत ज्यादा लोग जो है अगवा हुए होते थे। आपको इल्म में है कि कॉन्वाय सिस्टम होता था, कॉन्वाय के बगैर मूवमेंट नहीं कर सकते थे लोग एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बहुत बेहतरी आई है, लेकिन इस तरह के जो एरिया है ये जो खास तौर पर जहाँ पे ये वाकया हुआ है यहाँ पे ये इशू था और इस पर अब इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करेंगे। वो ऐसा प्रॉपर
तरीक़ेकार होगा कि दोबारा इस तरह के वाक़यात ना हो, और ये जहाँ भी हों इस तरह के बदमाश और जालिम और क्रिमिनल लोग उनको नहीं छोड़ेंगे। शाह साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, कुरान पर भी बात करेंगे। हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट के नजरसानी के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है, मगर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त पर एतराज उठा दिया, जिसके बाद वजारत कानून ने ऐलान किया है कि सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात को दूर करके दोबारा दरख्वास्त दायर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता साल जून में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस को कलदम करार दिया, मगर FBI को जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया के असासों की तहकीकात का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर रवा साल अप्रैल में फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने अक्सरियती फैसले में FBI की तहकीकात का हुक्म भी कलदम करार दे दिया। अभी नजरसानी की दरख्वास्तों पर तफसीली फैसला आना बाकी है और आज हुकूमत उस फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर की। हुकूमत ने इस हवाले से वजारत कानून का मौक़िफ़ सामने आया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट के 26 अप्रैल के नजरसानी के फैसले के खिलाफ वफाक ने 25 मई को क्यूरेटिव रिव्यू पटिशन दायर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के दफ्तर ने कुछ एतराज़ात उठाए हैं। इन एतराज़ात को दूर करने के बाद कानून के मुताबिक दोबारा से दरख्वास्त दायर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट पहले ही नजरसानी केस का फैसला सुना चुकी है, मगर अब हुकूमत चाह रही है कि सुप्रीम कोर्ट नजरसानी के फैसले पर नजरसानी करे। इस हवाले से बात करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया। सिद्दीकी साहब, ज़ाहिर खबरें तो आ रही थी कि ये मामला हुकूमत के लिए अभी तक ख़त्म हुआ नहीं है, कहीं ना कहीं से ये शायद दोबारा आए सामने, मगर इस पटिशन के हवाले से क्या इत्तलात हैं आपके पास, क्या हुकूमत चाह रही है एग्जैक्टली? ये शाजिब साहब, ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है कि सारा दिन ये चलती रही और फिर बाद में अब ज़ाहिर है, अब क्योंकि वजारत कानून के स्पोक्स पर्सन की तरफ से ये एक आ गया कि 25 को जो है ये पटिशन प्रेफर की गई थी और 26 की फिर एक तारीख है, वो भी एक कंफ्यूजिंग सी बात है। तो ये कन्फ्यूजन हर वक्त मौजूद है, लेकिन इसके पीछे बैकड्रॉप जो कुछ चल रहा था उसमें कुछ डेवलपमेंट्स जो हैं वो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, और वो ये थी कि ये जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस के ऊपर अटर्नी जनरल ऑफिस ऑफ वजारत कानून के अंदर दो मुख्तलिफ राय पाई जाती है, और जब ये रिव्यू पिटीशन का फैसला जस्टिस काजी फाइज ईसा की मिसेस सरीना ईसा के हक़ के अंदर आया है, उसके बाद से यानी कि जब रेफरेंस क्वैश हो गया, FBI की तहकीकात भी क्वैश कर दी गई, तो उसके बावजूद जो है वो वजारत कानून में इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा तवील सलाह मशवरा होता रहा कि कैसे इस मामले के अंदर दोबारा जो है वो इसको लाइव किया जाए और इसके अंदर अपने लिए कुछ हासिल किया जा सके। लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि अटर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है उन्होंने बड़े हाईएस्ट लेवल के ऊपर अपनी इस रिजर्वेशन का इजहार किया और कहा कि जुडिशरी के हवाले से अब इस मामले को हुकूमत को खुले दिल से कबूल करके और आगे बढ़ना चाहिए और ये मुहिम जुई जो है वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद इसमें बहुत से टॉप ऑफिशियल्स और भी हैं और भी बड़े कानूनदान हैं, उन्होंने भी हुकूमत को ये मशवरा दिया। लेकिन वजारत कानून की तरफ से अब ये एक अचानक खुफिया तौर के ऊपर एक पिटीशन दाखिल हुई। अब उस पिटीशन का कोई कंटेंट और वो पिटीशन जो कि अगर आपने कोर्ट में दाखिल किया तो वो एक पब्लिक रिकॉर्ड है, उसके ऊपर एतराज़ात क्या लगाए गए हैं, वो पिटीशन क्या थी, किस जुरिस्डिक्शन के अंदर दाखिल की गई है, उसके अंदर क्या डिमांड की गई है, ये सिर्फ ज़राए से खबरें आ रही हैं। लेकिन एक ठोस जो हम कोर्ट रिपोर्टिंग के अंदर हमारे पास पिटीशन होती है, उसके ऊपर सारा कुछ होता है कि किसने की, वो बिल्कुल किसी के सामने नहीं है। अटर्नी जनरल ऑफिस से जब हम इस बारे में पूछते हैं तो अटर्नी जनरल ऑफिस जो है वो इस बारे में कोई भी बात करने से गुरेज़ा है। और अगर देखा जाए कि अगर रिव्यू के ऊपर क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन दाखिल की जा रही है 184(3) के अंदर कहा तो यही जा रहा है। अब उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक तो नज़रसानी के ऊपर नज़रसानी हो नहीं सकती है, तो फिर किस हवाले से वो क्या ग्राउंड्स हैं जो कि लेने की कोशिश की जा रही है। तो इस पर अटर्नी जनरल ऑफिस जो है, क्योंकि अटर्नी जनरल के जो एडिशनल अटर्नी जनरल थे आमिर रहमान साहब, उन्होंने फेडरेशन को इस केस के अंदर रिप्रेजेंट किया है, वो उनके इल्म में भी ये बात नहीं है। वजारत कानून से जब हम पूछते हैं, मुतल्लिका जो ज़िम्मेदारान हैं वो भी इस बारे में लाइल्म हैं, और फिर आखिर में एक स्पोक्समैन की तरफ से सिर्फ एक मैसेज आता है। बहुत शुक्रिया कि सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर कानून को हमने भी इस हवाले से प्रोग्राम में दावत दी, मगर वो नहीं आए। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। पाकिस्तान का महफूज तरीन शहर इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ के दौर में सहाफ़ियों के लिए सबसे गैर महफूज बन गया है। कल रात भी
वफाकी दारुल हुकूमत में एक और अफसोसनाक वाकया पेश आया। इस्लामाबाद के सेक्टर F11 में 3 नामालूम अफराद ने सहाफ़ी असद अली तूर के घर में घुसकर उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। मुसल्लह हमलावरों ने असद अली तूर को बांधकर पिस्तौल के बट और पाइप से उन पर तशद्दुद किया। गुज़िश्ता रात सामने आने वाली CCTV फुटेज में हमलावरों को असद अली तूर के फ्लैट से निकलते हुए देखा जा सकता है। साथ ही थोड़ी देर बाद इसी फुटेज में असद अली तूर को भी जख्मी हालत में फ्लैट से बाहर आते और मदद के लिए पुकारते हुए देखा जा सकता है। फुटेज में यह भी देखा जा सकता है कि असद अली तूर जब अपने अपार्टमेंट से बाहर आते हैं तो उनके हाथ और पैर बंधे हुए हैं और फिर लोग उनकी मदद करते हैं और उनके हाथ पांव खोल देते हैं। फिर असद अली तूर को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी गई। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक असद अली तूर पर हमले की तहकीकात के लिए SP सदर की सरबराही में खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। इस्लामाबाद पुलिस के ट्विटर अकाउंट के मुताबिक तहकीकाती टीम मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए CCTV फुटेज और सेफ सिटी कैमरों और दीगर जराए से भी मदद देगी। मगर सवाल यह है कि क्या पुलिस असद अली तूर पर तशद्दुद करने वाले हमलावरों का सुराग लगा सकेगी, क्योंकि सहाफ़ियों पर तशद्दुद के हालिया किसी भी वाक़े की ना तो तहकीकात मुकम्मल हो सकी हैं और ना ही मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में आई है। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी और साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम की मिसाल सबके सामने है। CCTV फुटेज की मौजूदगी के बावजूद पुलिस अब तक उन पर कातिलाना हमला करने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। इसी तरह CCTV फुटेज की मौजूदगी के बावजूद सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के अगवाकारों का भी सुराग नहीं लगाया जा सका। हालांकि इन तीनों वाक़यात की CCTV फुटेज भी मौजूद है और इस्लामाबाद में सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी है। और अहम बात यह भी है कि ये तीनों वाक़यात तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में पेश आए हैं। दूसरी जानिब हुकूमती वज़रा, अपोजिशन रहनुमा और इंसानी हुकूक की तंजीमें असद अली तूर पर हमले की मजम्मत कर रही हैं। वज़ारत इत्तलात और नशरियात की ट्वीट के मुताबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने असद अली तूर पर हमले की मजम्मत की है। साथ ही SSP इस्लामाबाद को वाक़े की तहकीकात करने और मुल्जिमान को कटहरे में लाने की हिदायत की गई है। इसी तरह इंसानी हुकूक की वफाकी वज़ीर शेरी मज़ारी ने भी असद अली तूर पर हमले की मजम्मत की है। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि मुल्जिमान CCTV फुटेज में मौजूद हैं, जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ज़रूरी इक़दाम लेने के लिए पहले ही पुलिस के साथ राब्ते में हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने असद अली तूर पर हमले की मजम्मत करते हुए जामे तहकीकात का मुतालबा किया है। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया कि असद तूर पर इस्लामाबाद में होने वाला हमला इंतहाई काबिल मजम्मत है। इस हमले से असद तूर की आवाज़ मज़ीद तवाना और बुलंद होगी। जब सहाफ़ी और आज़ादी इजहार हमलों की जद में हो तो हुकूमत की बुज़दिली मज़ीद नुमायाँ हो जाती है। इस मामले में हम सच सामने लाने के लिए जामे और शफाफ तहकीकात का मुतालबा करते हैं। ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान ने भी असद तूर पर हमले की शदीद मजम्मत की है। 4CP ने अपनी ट्वीट में लिखा कि हम इस वाक़े को आज़ादी इज़हार राय और आज़ाद प्रेस पर एक और हमला समझते हैं और हुक्काम से मुतालबा करते हैं कि हमला आवरों को फौरी तौर पर पकड़ा जाए और उन पर मुकदमा चलाया जाए। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी असद तूर पर हमले और तशद्दुद पर रद्द अमल दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जनूबी एशिया ने ट्वीट किया कि कौमी असम्बली में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल पेश किए जाने वाले हफ्ते में ही सहाफ़ी असद तूर पर उसके अपने घर पर में पुरतशद्दुद हमले पर इदारे को शदीद तशवीश है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हाल ही में कौमी असम्बली में पेश किए जाने वाले इस बिल का हवाला दिया है, जिसे प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स 2021 का नाम दिया गया है और इसमें सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अहम कानून साजी शामिल है। मगर तशवीशनाक बात यह है कि बिल पेश होने के चंद दिन बाद ही वफाकी दारुल हुकूमत में एक और सहाफ़ी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। अहम बात है कि जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है उन सहाफ़ियों पर हमले हुए हैं जो हुकूमत पर तनकीद करते हैं। इसलिए ये और ज़्यादा तशवीश की बात है। वज़ीर आज़म इमरान खान को इसका नोटिस लेना चाहिए और ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, महज बयानात नहीं देने चाहिए। फ्रीडम नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मई 2020 से अप्रैल 2021 के दरमियान पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर हमलों और कानून की खिलाफ वर्जियों के वाक़यात में पिछले साल के मुकाबले में 40% इजाफा देखा गया, क्योंकि 2019 में ऐसे वाक़यात की तादाद 91 थी जो इस साल बढ़कर 148 हो गई है। जबकि इससे भी तशवीश की बात यह है कि सहाफ़ियों पर हमलों और कानूनी खिलाफ वर्जियों के 148 में से 51 वाक़यात यानी 34% वाक़यात इस्लामाबाद में रूनुमा हुए। फ्रीडम नेटवर्क के मुताबिक 148 वाक़यात में 6 कत्ल, 7 इक़दाम कत्ल, 5 अगवा, 25 गिरफ्तारियाँ और 15 वाक़यात सहाफ़ियों पर हमलों के हैं। इसके अलावा इस अरसे में 27 सहाफ़ियों के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात भी बनाए गए। दूसरी जानिब सहाफ़ियों की आलमी तंजीम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने हाल ही में एक वाइट पेपर जारी किया, जिसमें पाकिस्तान को सहाफ़ियों को लाहक खतरात के हवाले से 1990 से लेकर 2020 तक के 5 खतरनाक तरीन ममालिक में शामिल किया गया है। सिर्फ 2020 के दादोशुमार का जायज़ा लें तो पाकिस्तान में 5 सहाफ़ी कत्ल हुए, जबकि अफगानिस्तान, इराक, नाइजीरिया और भारत में 3-3 सहाफ़ी कत्ल हुए। यानी पाकिस्तान 2020 में सहाफ़ियों के लिए अफगानिस्तान और इराक से भी ज़्यादा गैर महफूज साबित हुआ। अहम बात यह है कि जब किसी सहाफ़ी पर हमला होता है तो हुकूमत ऐलान करती है कि ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उन्हें कटहरे में लाया जाएगा, मगर ना ही मुल्जिमान पकड़े जाते हैं और ना ही कोई ख़ास कार्रवाई होती है और ये बयानात सिर्फ बयानात ही रह जाते हैं। असद तूर के केस में भी कुछ अलग होने की उम्मीद कम ही है।
जा दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।